नमस्कार दोस्तों। आज की घटना बिहार राज्य के पटना स्टेशन पर 13-331 धनबाद पटना एक्सप्रेस रुकती है। सभी यात्री उतरने लगते हैं और अपना अपना सामान लेकर उतरने लगते हैं। तब तक वहाँ पर काम करने वाले जो कुली होते हैं, जो लाल कपड़े पहने आपने स्टेशनों पर देखा होगा, वो कुली भी अपने रोज़मर्रा के जीवन की जीवन यापिका चलाने के लिए, सामान उठाने के लिए लोगों के पास पहुंच जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे का सामान लेकर जाने लगते हैं। उसी में से कुली था जो देखता है एक बड़ा सा बक्सा रखा है, अभी उसका मालिक वहाँ पर नहीं आया। वो सोचता है कि मालिक आएगा तो मैं सामान उठाऊंगा, बड़ा बक्सा है तो अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन 10-15 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस बक्से के पास नहीं आता है। फिर वो थोड़ी देर और इंतज़ार करता है और समय हो जाता है आधा घंटा, लेकिन कोई नहीं आता। उसे लगता है कि कोई बक्सा भूल गया है। ऐसे में वो जाकर जो पटना रेलवे स्टेशन का जो पुलिस होती है, जीआरपी, उसको सूचना देता है कि सर, ये साहब, ये बक्सा स्टेशन में बड़ी देर से रखा है, मैं इसको उठाने के लिए इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अभी तक इसका मालिक इस बक्से के पास नहीं आया है। ऐसे में पुलिस भी वहाँ पर, जो रेलवे पुलिस होती है, वो तलाश करती है, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं आता है। ट्रेन से बक्सा उतार कर नीचे रख दिया जाता है। नीचे रखने के बाद लगभग 2-3 घंटे का समय बीत जाता है, लेकिन तब पर भी कोई नहीं आता है, क्योंकि रेलवे पुलिस सोच रही थी हो सकता है कोई गलती से भूल गया हो, अभी हो सकता आए तो उसका बक्सा उसको दे दिया जाएगा। लेकिन जब 3-4 घंटे बीत भी जाते हैं तब पर भी कोई नहीं आता है, तो रेलवे पुलिस उसको खोलने के लिए, ताला पड़ा हुआ था, एक हथौड़ी मंगाती है। पहले तो लोग सोच रहे थे कि इसमें सामान होगा, कोई हो सकता है कोई कीमती वस्तु हो, परंतु जब बक्सा खोला जाता है तो उसमें 5 फीट 5 इंच का एक व्यक्ति की लाश होती है, जो शर्ट, पैंट और जैकेट पहने हुए था और गले में एक रस्सी लपेटी हुई थी। अब पूरे पटना शहर व स्टेशन पर सनसनी फैल जाती है। ऐसी सनसनी फैल जाती है कि कैसे ये व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा, ये व्यक्ति कौन है और इसकी हत्या क्यों की गई है। इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन वहाँ पर उपस्थित लोगों के मन में विचार करने लगते हैं। ऐसे में लाश को बक्से से बाहर निकाला जाता है और निकालने के बाद उसका पंचनामा भरकर और उसकी फ़ोटोग्राफ खींचकर सारी डिटेल इकट्ठा कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद शव को सुरक्षित रखवा दिया जाता है, क्योंकि ये जो शव था ये अज्ञात था। 86.23 के अज्ञात के रूप में FIR रेलवे पुलिस पंजीकृत कर लेती है। फिर वायरलेस के माध्यम से जो आसनसोल से धनबाद, धनबाद से पटना या बीच में जितनी भी स्टेशनें हैं, वहाँ पर ये सूचना भेजी जाती है। पोस्टर भी इसका बनाया जाता है और सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफार्म हैं, उन प्लेटफार्मों के माध्यम से इसको अज्ञात के शव की पहचान या शिनाख्त करने के लिए पुलिस जो भी कदम उठा सकती है वो सारे कदम उठाती है। CCTV कैमरे भी चेक किए जाते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सूचना कहीं से प्राप्त नहीं होती। जो पोस्टर बनाया जाता है उसमें लिखा जाता है कि व्यक्ति की लंबाई 5 फीट 5 इंच है, उम्र 22 साल से 25 साल के करीब है और पैंट, काली पैंट, नीली शर्ट और एक जैकेट पहने हुए है। हल्की सी इसके चेहरे पर मूछें हैं और जो बदन है वो
थोड़ा सा हल्का है, मोटा नहीं है। जो भी पहचान के चिन्हों को जो भी पोस्टर पुलिस अपना बनाती है, उस माध्यम से पोस्टर जगह जगह स्टेशन स्टेशन चिपकाए जाते हैं, शहरों में भी चिपकाए जाते हैं। और जो ट्रेनें आती जाती हैं उन ट्रेनों में भी अज्ञात के रूप में शव की शिनाख्त हेतु इन पोस्टरों को रेलवे पुलिस चिपकाती है। और जो वहाँ के रेल के एसपी थे अमरेंद्र शेखर ठाकुर एक टीम बनाते हैं जिसमें जो डीएसपी मुख्यालय है, डीएसपी मुख्यालय के जो एसपी हैं सुशांत कुमार चंचल जी अमरेंद्र शेखर ठाकुर के नेतृत्व में एक टीम बनाते हैं जिसमें दानापुर के जो डीएसपी थे श्री प्रशांत कुमार जी और पटना स्टेशन के जो थानेदार थे श्री रंजीत कुमार सिंह जी, ये लोग इस शव के अज्ञात होने के कारण इसकी शिनाख्त हेतु पूरे प्रयास में जुट जाते हैं और केस की तफ्तीश जारी होती है। धीरे धीरे जब पोस्टर इधर उधर जारी किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जाता है, लेकिन कहीं से शव की शिनाख्त होने में पुलिस को कोई भी सफलता हासिल नहीं होती। ऐसे में लखीसराय थाना में 13 फरवरी को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि मेरा लड़का कलकत्ता में काम करता है और वहीं पर वो नौकरी करता था, वहाँ से वो वापस आ रहा था, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। लेकिन उसमें जो उसकी उम्र दर्शाई गई थी वो 22 वर्ष दर्शाई गई थी, जिसमें जो 22 से 25 के करीब दर्शाई गई थी। क्योंकि परिवार का मैटर था तो वो तो जानते ही थे कि हमारे बेटे की उम्र कितनी है। ऐसे में 22 वर्ष उनकी उम्र वो लोग दर्शाते हैं और दर्शाने के बाद ये थाने जब वायरलेस के माध्यम से वो वहाँ के भी वायरलेस में इसके लापता होने की सूचना थानों में फैलाई जाती है। ऐसे से कहीं से परिवार को पता चलता है कि पटना रेलवे स्टेशन पर एक बक्से में एक शव बरामद हुआ है। उसकी पहचान ऐसी ही है जैसी आपने लखीसराय थाने के में मुकदमा पंजीकृत करते समय लिखवाई है। परिवार वाले वहाँ रेलवे पुलिस से संपर्क करते हैं तो वो बताते हैं हाँ एक लाश 14 तारीख को यहाँ पर बरामद हुई थी। तो वो लोग देखने की इच्छा जाहिर करते हैं तो वो लोग कहते हैं आओ वहाँ पर जहाँ पर लाश रखवाई गई थी वहाँ पर जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो तुरंत जो उनके पिता थे श्री शंकर महतो और वो बताते हैं, वो जाके जब देखते हैं तो शव की शिनाख्त कर लेते हैं। और शव की शिनाख्त हो जाने के बाद सभी लोग रोने धोने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार कर रोने लगते हैं। वहाँ पर गमगीन माहौल हो जाता है। जब वो थोड़ा रोना धोना बंद करते हैं तो रेलवे पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो बताते हैं कि मेरा नाम शंकर महतो है और मैं लखीसराय थाना क्षेत्र के जोक मैला गांव का निवासी हूँ और मेरा लड़का जगत महतो कलकत्ता में जॉब करता था। कलकत्ता से वो मुझे बताया था कि मैं घर के लिए निकला हूँ, लेकिन वो घर नहीं पहुँचा। तो एक दिन बीत जाने के बाद भी जब घर न पहुँचा तो मैंने उसका मुकदमा लखीसराय थाने के अंतर्गत पंजीकृत करवाया था और आज यहाँ पर इसकी लाश मिली है। ऐसे दुखित भाव से जब वो बताते हैं तो परिवार वाले तो शव की शिनाख्त तो हो जाती है, लेकिन अब विषय बना था कि इसकी हत्या क्यों की गई है, किसने की है और इसका मकसद क्या था। तो पुलिस उनके पिता से जगत महतो का नंबर लेती है। जब जगत महतो का नंबर पुलिस के पास आता है तो पुलिस उसकी कॉल डिटेल सीडीआर निकलवाती है। तो उसमें किसी एक लड़की से इसकी बार बार होना पाया गया था। इतनी बात होनी पाई गई थी कि पुलिस का शक उसी नंबर पर चला जाता है। पुलिस जब उस नंबर की जांच करवाती है तो वो पाती क्या है कि वो नंबर किसी लड़की निशा का है। जब निशा के बारे में तहकीकात की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है तो वो पता चलता है कि जो निशा है वो लखीसराय थाना क्षेत्र में इसी वार्ड नंबर 17 के गांधी टोला शिवसाव के मकान में किराए पर रहती है। जब
पुलिस वहाँ जांच पड़ताल के आधार पर पहुँचती है तो पता चलता है ये विक्की मंडल की पत्नी है। और विक्की मंडल जगत महतो का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। वो उसी के साथ पढ़ा लिखा था, उसी के साथ कलकत्ता में जॉब भी करता था। पहले जब शव मिलता है तो जगत महतो के भाई, इसके जो दोस्त थे पवन महतो और प्रदीप महतो, उस पर भी शक जाहिर करते हैं। पुलिस पहले उनकी भी जांच पड़ताल करती है लेकिन वो लोग दोषी नहीं पाए जाते। लेकिन जब निशा कुमारी को पुलिस और उसके पति विक्की मंडल को उठा के थाने लाती है तो पहले तो ये कहते हैं कि मेरा इस केस से, इस वारदात से, इस घटना से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन आप सभी लोगों को मैंने पूर्व में भी बताया है कि पुलिस की पूछताछ के आगे कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति टूट जाता है, क्योंकि पुलिस जब सभ्यता से आप नहीं मानते तो जो पुलिसिया रुख होता है उसको अपनाती है तो आदमी को टूटने पर मजबूर ही हो जाना पड़ता है। और केस कोई भी कितना संगीन क्यों ना हो, अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी से कार्य करती है तो उसको केस को सॉल्व ही कर लेती है। और इसमें पुलिस पूरी तत्परता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे कर्तव्य के साथ लगी हुई थी कि इस केस का समाधान होना है, क्योंकि ऊपर से अधिकारियों का प्रेशर था। श्री सुशांत कुमार से चंचल ने एसपी के द्वारा एक गठित टीम की थी। सारी टीम उस केस को सॉल्व करने में लगी हुई थी। और जब वो टूटते हैं तो जो केस आपके सामने आता है वो आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। विक्की कुमार मंडल बताता है कि हम और जगत महतो दोनों कलकत्ता में काम करते थे और एक बार विक्की का फ़ोन, मैं छुट्टी लेकर अपने घर आया था, उसी समय जगत का फ़ोन मेरे मोबाइल पर आया होगा। लेकिन मैं उस समय कहीं गया हुआ था, मोबाइल घर पर रखा था, तो मेरी पत्नी निशा कुमारी उस फ़ोन को उठाती है और दोस्त के मोबाइल पर किया गया फ़ोन, उसकी पत्नी से उसकी बात होने लगती है। धीरे धीरे बात इतनी होने लगती है कि एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान हो जाता है। कभी जगत महतो घर आता था तो विक्की वहीं कलकत्ता में काम किया करता था, कभी विक्की घर आता था तो जगत काम किया करता था। जब जगत घर आता था तो विक्की अगर कलकत्ता में था तो एक दो बार उसकी पत्नी से उसकी मुलाकात भी हुई और घंटों उनके घर में भी रुका, जिसकी सूचना कहीं से विक्की मंडल को अपने पड़ोसियों के माध्यम से हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप किसी मोहल्ले में या कहीं रहते हैं तो उसमें पड़ोसी तो एक दूसरे के घर में जब कोई आता जाता है और क्यों आता है तो कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त ही हो जाती है। विक्की को जब जानकारी प्राप्त होती है तो वो अपनी पत्नी से पूछता है, क्या कल अभी कुछ दिन पहले विक्की यहाँ पर आया था? तो पहले तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं आया था, लेकिन जब पड़ोसी के द्वारा बताए गए कि वो इस तरह के कपड़े पहन कर आया था, इतने बजे आया था, फिर इतने बजे गया था, इतनी देर तक रुका था, गाड़ी से आया था, सारी लोकेशन वो अपनी पत्नी के सामने रखता है तो पत्नी को भी शक हो जाता है कि मेरे पति को सब कुछ पता चल गया है। तो वो बता देती है कि हाँ आया था। तो वो पूछता है क्यों आया था, तो बताती, पहले तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब वो गुस्सा करने लगता है तो बताती है कि मेरे और उसकी दोस्ती हो गई थी, प्यार हो गया था। तो वो कहता है कि अगर तुमको प्यार हो गया है तो मैं तुमको दो ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम उसके साथ चली जाओ और उसके साथ ही रहो जाके, या तो फिर तुमने जो ये गलत काम किया है, उसने मेरी दोस्ती के नाम पर मेरे पीठ में जो छुरा घोंपा है, मैं उसको अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ऐसी जब बातें होने लगती हैं तो पत्नी को भी लगता है कि मैं 2 साल से मैं इसके साथ बहुत दिन से रह रही हूँ, इसके साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, वो मुझे पता नहीं साथ रखे या न रखे। वो पहले वाले प्रपोजल को ठुकरा कर दूसरे प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है कि मैं उसके साथ नहीं जाऊँगी और चलो मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगी। तो वो कहता है कि फिर मैं उसे अब रास्ते से हटा दूँगा, क्योंकि उसने मेरे विश्वास का गला घोटा है। ऐसे में ये पति पत्नी दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं
13 तारीख को उसका पति कहता है कि तुम उसको बुलाओ और ये कह दो कि इस समय वो यहाँ नहीं है, और जैसे वो तुमसे चोरी छुप के मिलने आता था वैसे ही उसको बुलाओ और वो आ जाएगा। वो तुरंत जगत महतो को फ़ोन करती है। जगत महतो उस समय कलकत्ता में था। जब इसका फ़ोन जाता है वो कहती है कि यार तुमसे मिलना है, तुम्हारे बिना मुझको चैन नहीं आता, नींद नहीं आती, और जब से तुम हमसे मिल के गए हो पता नहीं तुम्हारी याद सताया करती है। इसी प्रकार के जो लड़कियों के प्यार मोहब्बत वाले शब्द होते हैं उन शब्दों के माध्यम से वो जगत महतो को फ़ोन करती है। जगत महतो उसके प्यार भरे शब्दों को सुनकर भागता हुआ वहाँ आने के लिए बेताब, बेकरार, अंधा और प्यार में पागल सा चला आता है। ऐसे में वो तुरंत नौकरी से छुट्टी लेता है और वहाँ से आने वाली हावड़ा एक्सप्रेस में बैठता है। लेकिन आते समय उसने एक काम अच्छा किया था कि उसने अपने परिवार वालों को सूचना दी थी कि मैं कलकत्ता से घर आ रहा हूँ और थोड़ी देर में पहुँचूँगा, ट्रेन इतने बजे पहुँचेगी, लेकिन बीच में मेरा थोड़ा सा काम है, उसको निपटा कर मैं घर आऊँगा। अब वो यहाँ आता है और तुरंत निशा कुमारी उसे घर के अंदर ले जाती है और बैठ के दोनों लोग प्यार से बातें करते हैं, एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं। और वो कहती है खाना खा लो, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद उसको वो सुला देती है कि आराम कर लो, तुम थक के आए हो, फिर अभी मौज मस्ती किया जाएगा। वो आराम करने के लिए लेटता है, तभी उसका जो पति था विक्की मंडल वो छत पर छुपा हुआ बैठा था, वो नीचे उतर आता है और एक रस्सी भी अपने हाथ साथ लाता है और रस्सी से उसका गला कसकर दोनों पत्नी मिलकर उसकी गला इतनी देर तक कसते हैं जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। और गला कसने के बाद जब वो मर जाता है तब दोनों लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि इस लाश को ठिकाने लगाता है। तो विक्की पास की बाज़ार से एक बैग खरीद कर लाता है और बैग खरीदने के बाद जब वो 100 को मोड़ मरोड़ कर उसमें डालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन 5 फीट 5 इंच का वो शरीर उस बैग में नहीं समा पाता, जबकि वो अपने हिसाब से बहुत बड़ी बैग लाया था। ऐसे में वो अपनी माँ का एक कोई बक्सा होता है जो घर में पुराना सा बक्सा था उसको लाता है और उस बक्से में उस 100 को मरोड़ कर रख लेता है और अपने दोस्त बिट्टू को भी बुला लेता है। दोस्त बिट्टू उसका विश्वास पात्र दोस्त था, वो भी आ जाता है। पहले वो जाता है, वहाँ का नज़दीकी स्टेशन था लखीसराय स्टेशन का वो सीसीटीवी कैमरों की रैकी करता है और बहुत ही शातिर था विक्की, क्योंकि उसने वहाँ पर जाके ये बताया कि मेरी बैग खो गई है। और बैग जब खो जाती है तो वहाँ स्टेशन में लोग जाहिर सी बात है शिकायत करते हैं। तो जब वो सीसीटीवी कैमरे के केबिन में चेक करने के लिए उससे बोला जाता है तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर 54 कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ इसमें से 8 कैमरे ही संचालित हैं। तो वो कहता है मैंने यहाँ पर बैग रखी थी, फिर मैं यहाँ गया था, यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ से यहाँ गया था, लेकिन जिन 4 स्थानों को बता रहा था उस क्षेत्र में कैमरे संचालित ही न थे, जिससे उसको ये पता चल जाता है कि कैमरे यहाँ पर संचालित रूप में नहीं चल रहे हैं। अतः वो समझ गया था कि किस तरह से हमें लाना है। उसने ये मन में प्लान बनाया था, जो विक्रमशिला एक्सप्रेस आती है जो दिल्ली जाती है, मैं इस बक्से को उसी ट्रेन में रख दूंगा और लाश दिल्ली चली जाएगी और दिल्ली में जाने के बाद फिर 100 की पहचान नहीं हो पाएगी और लावारिस के रूप में इसको जला दिया जाएगा और कोई कभी जान ही नहीं पाएगा कि इसके साथ क्या हुआ था, ये कौन था और ये घटनाक्रम क्यों किया गया था। लेकिन जब वो लाश लेकर वहाँ आता है तो वहाँ पर धनबाद पटना एक्सप्रेस पहले आ गई थी। वैसे भी कहा जाता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो इतनी देर में उसके मन में डर भी लग रहा था, तो वो जल्दी जल्दी जो उसका बोगी नंबर 3 में उस बक्से को रख कर देखता है कि कोई देख ना रहा हो, चुपके से वहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद वो अपने घर पर जाकर आराम से पूर्व की भांति रहने लगता है। दोनों लोगों ने जो कथन बताया उसके आधार पर
वहाँ की जो आसनसोल और जो वहाँ की लखीसराय की पुलिस थी उसके माध्यम से उसको भी, बिट्टू को भी वहाँ से उठाया जाता है, क्योंकि वहाँ का जो एक लखीसराय और कबैया का थाना है उसके सहयोग से जोग महिला गांव का ही रहने वाला था बिट्टू भी, उसको भी वहाँ से उठाया जाता है और तीनों लोगों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया जाता है। अब पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी थी और चार्जशीट फाइल करने में साक्ष्य और सबूतों और आधारों की पुख्ता इंतजाम करने होते हैं। ऐसे में स्टेशन के किसी भी सीसीटीवी कैमरे में इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, तो स्टेशन के बाहर के कैमरों को भी चेक किया जाता है। तो जब बाहर रोड पर के कैमरों को चेक किया जाता है लखीसराय स्टेशन के बाहर, तो एक मेडिकल स्टोर में जो विक्की था वो सर पर ये बक्सा उठाए हुए नज़र आता है। उस सीसीटीवी की फुटेज निकलवाई जाती है, अन्य उसके पीछे के भी कुछ कैमरों में इसकी शिनाख्त होती है और वहाँ का मोबाइल लोकेशन डाटा, इन लोगों के बयानात और सारे साक्ष्यों के आधार पर इस केस की चार्जशीट फाइल करके लगाई जाती है। लेकिन ये जो केस है वो शोले फिल्म में गाना आया था कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे जब मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा, ये ज़िंदगी तुझे मेरा एतबार ना रहा। ऐसे ही दोस्ती पर बहुत से फिल्मी गाने हैं, लेकिन दोस्ती का रिश्ता विश्वास का, प्रेम का होता है। लेकिन जब एक दोस्त दूसरे दोस्त की बीवी के ऊपर गलत नज़रें उठाकर नज़र डालने लगे और बीवी भी उससे प्यार करने लगे, तो बीवी ने भी की बेवफाई और दोस्त ने की विश्वासघात। ये ऐसे रिश्तों का माया और मकड़जाल जिसमें एक दूसरे ने प्रेम में एक निर्दोष 22 साल के नवयुवक जगत कुमार महतो की निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। मेरा आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि दोस्ती में इस प्रकार की हरकतें अगर होती भी हैं तो इनसे बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। कभी कभी दोस्ती दुश्मनी में परिवर्तित हो जाती है और फिर इसी प्रकार के घटनाक्रम हो जाते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज की ये घटना प्रेम, दोस्ती, विश्वास, रिश्तों, अवैध संबंधों के कारण हुई, जिसने पूरे पटना स्टेशन में सनसनी फैला दी थी। आप सभी लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।